भारतीय सेना ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। लद्दाख के पैंगोंग सो झील के पास स्थित है प्रतिमा। भारतीय शौर्य और साहस का प्रतीक है शिवाजी महाराज। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के काम का लिया जायजा। गुजरात के लोथल में स्थित है परिसर। भारत ने किया बड़ा ऐलान। अंटार्कटिका में स्थापित करेगा दूसरा मैत्री अनुसंधान केंद्र। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध करेगा यह केंद्र। वैज्ञानिकों ने केसलर सिंड्रोम को लेकर जताई चिंता। पृथ्वी की कक्षाओं पर बढ़ रहा है खतरा। अंतरिक्ष मलबा है सबसे बड़ी चुनौती। जल्द पूरी होगी फिशिंग कैट की जनगणना। कॉलरिंग प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है जनगणना। कॉलरिंग के तहत होगा फिशिंग कैट का GIS टैग्ड। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार नई दिल्ली स्थित निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। यकीनन इतिहास में उन्हें देश में आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार और देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट से निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वह देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले पहले सिख व्यक्ति थे। वे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1962 में ऑक्सफोर्ड से ही DPhil की डिग्री प्राप्त की और वे पंजाब और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहित भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय में सचिव एवं RBI के गवर्नर के रूप में काम किया था। उनकी प्रमुख किताबों में इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ शामिल है। उन्होंने 1980 से 82 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। गौरतलब है कि भारत सरकार ने उन्हें 1987 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1990 से 91 के दौरान प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। वहीं 1991 में PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के इस संयुक्त प्रयास से देश की दशा और दिशा को बदल दिया। दरअसल 1991 में देश ने एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया था, जिसमें माना जा रहा था कि विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा था। तभी LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सुधारों को अपनाया गया। हाल ही में इंडियन आर्मी ने लद्दाख के पैंगोंग सो झील के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित की है। यह प्रतिमा 14,300 फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा के नजदीक LAC के पास से स्थापित की गई है। ऐसे में इनकी स्थापना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल लद्दाख की संस्कृति में छत्रपति शिवाजी महाराज के महत्व को लेकर लद्दाख के स्थानीय नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका सवाल है कि प्रतिमा की स्थापना में स्थानीय समुदायों से राय लेनी चाहिए थी। साथ ही लद्दाख की इकोलॉजी और पर्यावरण के अद्वितीय महत्व पर भी सवाल किए गए हैं। गौरतलब है कि पैंगोंग सो झील भारत और चीन की सीमा रेखा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है, जबकि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है और इसके जरिए भारत और चीन के अधिकार वाले क्षेत्रों को अलग किया जाता है। यह लाइन पैंगोंग सो झील से होकर गुजरती है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व भारतीय शौर्य और साहस का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनका राज्य अभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ के किले में 1674 में किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। उनके जीवन काल की सबसे अहम घटना पोरबंदर की संधि थी। यह संधि मुगलों की तरफ से सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विरोधियों के प्रति गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग किया था। गोरिल्ला एक युद्ध पद्धति है। इसे आम भाषा में छापामार युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध पद्धति में छोटी सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना के पीछे से आक्रमण कर बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था।
छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC की प्रगति का जायजा लिया। उनके साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। यह परियोजना भारत के सागरमाला कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परिसर का उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं और इतिहास को संरक्षित करना है। यह परिसर एक विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा, जहां भारतीय समुद्री इतिहास, व्यापार मार्ग और नौवहन तकनीकों को दिखाया जाएगा। यहाँ आधुनिक तकनीक और इंटरैक्टिव प्रदर्शन का उपयोग किया जाएगा ताकि लोग इसे आसानी से समझ सके और इसमें रुचि ले। इसमें पर्यटकों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए एडुटेनमेंट यानी शिक्षा और मनोरंजन का भी समावेश किया जाएगा। बता दें कि लोथल एक ऐतिहासिक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। इसे 2400 ईसा पूर्व से उन्नत डाकयार्ड, व्यापार और मनका बनाने के उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ से मिले औजार और मिट्टी के बर्तन इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2015 में की गई थी। यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद भारत के समुद्री क्षेत्र और बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब और ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी बनाना है। हालिया खबरों के अनुसार भारत अंटार्कटिका में मैत्री 2 नामक एक नया आधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यह नया आधुनिक अनुसंधान केंद्र मौजूदा मैत्री अनुसंधान स्टेशन के पास स्थापित किया जाएगा। बता दें कि इस स्टेशन का निर्माण जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय अध्ययन और अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र पर शोध के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह परियोजना भारत के अंटार्कटिक कार्यक्रम को और मजबूत करेगी और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्टेशन की स्थापना से भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और यह देश की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि मैत्री अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसे वर्ष 1988 से 89 में स्थापित किया गया था। यह अंटार्कटिका के शिरमाकर ओएसिस में स्थित है, जो एक चट्टानी पर्वतीय क्षेत्र है। इस स्टेशन का उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करना है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, हिमनद विज्ञान आदि शामिल हैं। बता दें कि इसे भारत के पहले अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री के बाद स्थापित किया गया था, जिसे बाद में बर्फ में दब जाने के कारण छोड़ दिया गया था। 2024 की आखिरी रात यानी 31 दिसंबर की रात को ब्लैक मून की घटना हुई। बता दें कि ब्लैक मून एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसे वैज्ञानिक और खगोलज्ञ बहुत महत्व देते हैं। ब्लैक मून वह चंद्रमा होता है जब एक महीने में 2 बार अमावस्या आती है। उल्लेखनीय है कि ब्लैक मून की घटना हर 19 महीने में एक बार होती है। हालांकि अभी तक खगोल विज्ञान में आधिकारिक तौर पर ब्लैक मून को मान्यता नहीं दी गई है। सामान्य तौर पर महीने में एक बार ही अमावस्या आती है। गौरतलब है कि अमावस्या तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही आकाशीय देशांतर में होते हैं और चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दूर होता है। ब्लैक मून की घटना के दौरान चंद्रमा दिखाई नहीं देता है जब तक कि सूर्य ग्रहण न हो। ब्लैक मून के दौरान तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि दूर की आकाश गंगाओं को भी बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। बता दें कि ब्लैक मून की घटना के समय शुक्र ग्रह सबसे चमकदार दिखाई देता है। खगोलविदों का कहना है कि ब्लैक मून के दौरान उत्तरी गोलार्ध में ओरियन, वृषभ और सिंह नक्षत्र प्रमुख रूप से दिखाई दिए। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दक्षिणी क्रॉस यानी क्रक्स और कैनोपस दिखाई दिया। बता दें कि कैनोपस कैरिना तारामंडल का एक प्रमुख तारा है। हालिया खबरों के अनुसार अंतरिक्ष मलबे और इससे जुड़े केसलर सिंड्रोम की चिंता बढ़ती जा रही है। नासा वैज्ञानिक डोनाल्ड जे केसलर ने 1978 में केसलर सिंड्रोम की परिकल्पना की थी। यह सिंड्रोम बताता है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में वस्तुओं की सघनता बढ़ने पर टकरावों की श्रृंखला शुरू होगी, जिससे अधिक मलबा उत्पन्न होगा और कक्षा अनुपयोगी हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप संचार उपग्रहों को खतरा होगा और अंतरिक्ष अन्वेषण रुक सकता है। बता दें कि अंतरिक्ष मलबा उन निष्क्रिय उपग्रहों और मानव निर्मित वस्तुओं से बना है जो पृथ्वी की कक्षा में है। 2023 में फ्रंटियर्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि छोटे टकराव भी मलबे की श्रृंखला शुरू कर सकते हैं। केसलर सिंड्रोम से बचाव के लिए निष्क्रिय उपग्रहों और रॉकेट के अवशेषों को नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराकर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा लेजर आधारित तकनीकें जो अंतरिक्ष मलबे को हटाने में मदद कर सकती हैं। उपग्रहों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे अपने मिशन के अंत में स्वयं विनाश कर सके।
वैश्विक स्तर पर भी इस दिशा में सहयोग बढ़ाना चाहिए। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतरिक्ष एजेंसियों के माध्यम से वैश्विक नियम और समझौते बनाए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया ने औसतन खतरनाक गर्मी वाले 41 से ज्यादा दिनों का सामना किया है। वहीं छोटे द्वीप और विकासशील देशों के लोगों ने 130 अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना किया है। जबकि रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने 2024 में 219 एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं की पहचान की और उनमें से 29 पर अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि जलवायु परिवर्तन के चलते 26 चरम मौसमी घटनाओं में कम से कम 3700 लोगों की मौत हुई है, जबकि लाखों लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए। इस साल सूडान, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड में आई खतरनाक बाढ़ पर अध्ययन किया गया। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इन क्षेत्रों में हर साल भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनेगी। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों में तेजी से वृद्धि हुई है। बता दें कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदान करता है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 75% से ज्यादा और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 90% के लिए जिम्मेदार हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जीवाश्म ईंधन के चलते ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन के तौर पर सामने है। हालांकि ग्लोबल साउथ यानी अविकसित और विकासशील देशों के साथ आर्थिक चुनौती बनी हुई है, जहां उनके पास इतना पैसा और तकनीक नहीं है कि वह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी को अपना सके। हालिया खबरों के मुताबिक कुछ ही दिनों में फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना पूरी होने वाली है। चल रही फिशिंग कैट जनगणना भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी गई है। कॉलरिंग प्रोजेक्ट के तहत फिशिंग कैट्स को GIS टैग कॉलर पहनाई जाएगी। इस कॉलर में अन्य सेंसर भी लगाए जा सकते हैं। इसके जरिए फिशिंग कैट के घरेलू क्षेत्र, व्यवहार, आवास, पारिस्थितिकी और भोजन की आदतों के बारे में पता चलेगा। इस प्रोजेक्ट के मार्च या अप्रैल 2025 तक पूरा होने की संभावना है। बता दें कि फिशिंग कैट बिल्ली परिवार का एक सदस्य है। हालांकि बिल्ली परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं, जैसे बाघ इत्यादि के इतर। फिशिंग कैट्स जलीय पारितंत्र को अधिक पसंद करती हैं। यह जलीय पारितंत्र में शिकार करने में अभ्यस्त होती हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए यह बिल्लियां तैरकर लंबी दूरी तय करती हैं। यह प्रजाति खासकर आर्द्रभूमि और मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। इस प्रजाति को आमतौर पर भारत, श्रीलंका सहित नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश में देखा जाता है। भारत में फिशिंग कैट के वितरण की बात करें तो यह प्रजाति खास तौर पर पूर्वी घाट में पाई जाती है। इनके आवासों के विखंडन, इंसानों के साथ संघर्ष और बुशमीट आदि की मांग के चलते इनके अस्तित्व पर खतरा है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह सेंचुरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं पर कोरिंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाल ही में विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बनने की संभावना जताई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है। बता दें कि इस अभूतपूर्व तापमान वृद्धि के पीछे एल नीनो और जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण है। एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जो प्रशांत महासागर के पानी को गर्म करती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन ने ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर दिया है। वैश्विक तापमान के बढ़ने से अंटार्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और जलवायु से जुड़ी आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ और जंगल की आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन प्रभावों का सीधा असर कृषि, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस स्थिति में कार्बन उत्सर्जन कम करना और सतत विकास की दिशा में कदम उठाना बेहद आवश्यक हो गया है। जलवायु संकट को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग और सख्त नीतियां अपनाने की आवश्यकता है। तो आइए अब खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था। 2. वह 2000 से 2010 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 3. उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात के लोथल में स्थित है। 2.
यह भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। 3. इस परिसर का निर्माण केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मैत्री अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। 2. इसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। 3. इसे भारत के पहले अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री के बाद स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, केसलर सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में मलबे की टक्कर लगातार बढ़ती जाती है। 2. यह सिद्धांत पहली बार नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 3. इसका प्रभाव केवल भूस्थिर कक्षाओं तक ही सीमित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बिल्ली परिवार की एक सदस्य है। 2. यह जलीय पारितंत्र में शिकार करने में अभ्यस्त होती हैं। 3. यह प्रजाति भारत के सभी वन क्षेत्रों में पाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में समुद्र के ऊपर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। इस ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया है। बता दें कि यह ग्लास ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज के उद्घाटन से पहले पर्यटकों को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंचने के लिए फेरी सेवा पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं अब पर्यटक इस ब्रिज के माध्यम से आसानी और तेजी से दोनों स्थलों के बीच पैदल यात्रा कर सकते हैं। इस ब्रिज की लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जिमी कार्टर भारत के प्रति अपनी विशेष मित्रता के लिए जाने जाते हैं। वे फरवरी 1978 में भारत दौरे पर आए थे। बता दें कि जिमी कार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1977 से 1981 तक पद संभाला था। राष्ट्रपति बनने के बाद कार्टर ने मानवाधिकार, वैश्विक स्वास्थ्य और संघर्ष समाधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्टर सेंटर की स्थापना की। उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए किए गए प्रयासों का सम्मान था। बीते 30 दिसंबर 2024 को भारत ने अपने महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, ने भारत को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 1919 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था और उनकी शिक्षा ने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में महान ऊंचाइयों तक पहुँचाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी उपलब्धि इसरो की स्थापना थी, जिसने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया। उनके मार्गदर्शन में भारत ने 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। वह केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने कई प्रमुख संस्थानों की स्थापना की। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025 से 26 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 69,515 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ लिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों से फसलों को होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए यह दर 5% है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं। अभ्यास सूर्य किरण जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में नेपाल के लुम्बिनी में आयोजित हो रहा है। अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत से 300 सैनिक नेपाल गए हैं। बता दें कि यह भारत और नेपाल के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के सैन्य संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
हाल ही में केरल के वेम्बनाड झील के पुनरुद्धार के लिए आलपुझा जिला प्रशासन ने मेगा प्लास्टिक सफाई अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित है। बता दें कि इस अभियान में 50 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी होगी। ये पहल झील को प्लास्टिक मुक्त बनाने और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह केरल के कई जिलों में फैली हुई है, जो करीब 2033 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करती है। हाल ही में मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बता दें कि यह भारत में खेल क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। 2021 में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत खिलाड़ियों या टीम को दिया जाता है। पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इसे प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने 1988 में हुई परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध समझौते के तहत अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। बता दें कि यह आदान प्रदान हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। समझौते के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। यह कदम पारस्परिक विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उल्लेखनीय है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर 31 दिसंबर 1988 को हुए थे और ये 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ था। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।